पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति। तो पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति किस प्रकार का था? तो उसमें जो है पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति में मानव का जीवन किस प्रकार का था, मानव का जीवन कैसा था, उनका आवास अथवा निवास स्थल कैसा था, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। उनका वेशभूषा एवं आभूषण कैसा था, पूर्व पाषाण काल में उनका भोजन किस प्रकार का था, और पूरा पाषाण काल में जो मानव जो रहते थे उनका जो भोजन किस प्रकार का था, आयुध अथवा उपकरण वह जो है किस प्रकार का उपकरण प्रयोग करते थे, उनका जो सामाजिक जीवन किस तरह का था और धार्मिक जीवन किस प्रकार का था, इन सभी के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति, तो पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति में भारत में पाषाणकालीन जो सभ्यता था उनका अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जबकि भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान जो थे रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के निकट स्थित पल्लव रत्न नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल युगीन एक प्रस्तर उपकरण प्राप्त किया। जो भारत में जो पाषाणकालीन जो सभ्यता था उसका जो अनुसंधान सबसे पहले जो हुआ 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, और इसका जो भूतत्व सर्वेक्षण विभाग मतलब कि जो इसका जो सर्वेक्षण किया था उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड, जो कि मद्रास के निकट स्थित मद्रास में स्थित है पल्लव रत्न नामक स्थान से जो है पूर्व पाषाण युगीन एक प्रस्तर उपकरण प्राप्त किया, वहाँ से एक उपकरण प्राप्त किया। इसके बाद विलियम किंग, ब्राउन कॉकबर्न, C.L. कार्लाइल आदि विद्वानों ने अपनी खोजों के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों से कई पूर्व पाषाणकालीन युगीन उपकरण तथा अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त किए। इसके बाद विलियम किंग भी वहाँ से बहुत सारे उपकरण प्राप्त किए। ब्राउन कॉकबर्न, C.L. कार्लाइल आदि ये सभी विद्वान जो है अपने खोजों के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे क्षेत्रों में जो है पूर्व पाषाण काल के उपकरण तथा अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त किए। सबसे जो महत्वपूर्ण अनुसंधान जो था वर्ष 1935 में डी टेरा तथा पेटरसन महोदय द्वारा किया गया था। सबसे जो अनुसंधान मतलब कि सबसे जो महत्वपूर्ण अनुसंधान हुआ था 1935 में, वह जो है डी टेरा तथा पीटरसन महोदय द्वारा किया गया। इन दोनों विद्वानों के नेतृत्व में जो है एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसे पोतवार की पठारी भागों में व्यापक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य किया था। तो ये सभी जो विद्वान थे और ये सभी विद्वान जो है एल कैम्ब्रिज अभियान दल में जो है शिवालिक की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पे जो बसे हुए जो पोतवार था उनके पठारी भाग में व्यापक सर्वेक्षण अनुसंधान कार्य किया था। इन अनुसंधानों तथा सर्वेक्षणों से भारतीय पूर्व पाषाण कालीन युगीन सभ्यता के विषय में हमारी जानकारी बढ़ी। जब यह सब अनुसंधान हुआ तो हमें जो है पूर्व पाषाण काल के सभ्यता के बारे में हमें जानकारी के बारे में पता चला। विद्वानों का जो अभिमत है, विद्वान का कहना है कि इस संस्कृति का अभ्युदय प्रतिनूतन काल में हुआ। विद्वान का कहना है कि यह जो पूर्व पाषाण कालीन से जो संस्कृति है यह प्रतिनूतन काल में हुआ। इस काल की अवधि आज से लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। मतलब कि पूर्व पाषाण काल की जो अवधि है यह काल 5 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। इस युग की कुछ विशेषता इस प्रकार है, और यह जो युग है पूर्व पाषाण कालीन की जो संस्कृति है इस युग की कुछ विशेषताएं हैं। जो पहली विशेषता है वह है कि मानव जीवन एवं रहन सहन कैसा था। मतलब पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति में मानव का जीवन एवं उनका रहन सहन कैसा था। पूर्व पाषाण कालीन युग में मानव का जीवन बर्बर था, मतलब वह घूमते रहता था। पूर्व पाषाण काल युग में मानव का जीवन बर्बर था। बर्बर का मतलब क्या हो गया कि एक प्रकार से घूमना, मतलब घूमते रहता था। उसे सभ्यता का कोई ज्ञान नहीं था और उसको जो है सभ्यता के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। जीवन पूर्णतः प्रकृति के आश्रय पर निर्भर था। मतलब कि जीवन जो उनका जो जीवन था वह प्रकृति के ऊपर निर्भर था। कुछ प्रमाणों से पता चलता है कि अभी मनुष्य को आग की उपयोगिता का ज्ञात नहीं हुआ था, और कुछ प्रयोग के द्वारा पता किया गया कि इस समय जो है मनुष्य को आग के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। अतः जो कुछ भी आहार मिलता था
उसे वह कच्चा खाता था, और जो कुछ भी आहार उनको मिल जाता था मतलब कि जानवरों के द्वारा जंगली जानवरों के द्वारा जब वह मांस मिल जाता था उसी को वह कच्चा खाता था। कृषि कर्म से अनभिज्ञ होने के कारण मनुष्य, और कृषि कर्म से अनभिज्ञ मतलब कृषि का विज्ञान नहीं होने के कारण जो है मनुष्य स्वयं उत्पन्न होने वाले कंदमूल आदि का भक्षण करता था। मतलब कंदमूल, जो पौधे से जो कंदमूल निकलते थे, जो खाने लायक जो फल उल होते थे, उन्हीं का वह भक्षण करते थे, मतलब खाते थे। आखेट मुख्य उद्यम था, और जो है उसका आखेट करना उसका मुख्य व्यवसाय था। मतलब कि आखेट मतलब शिकारी, मतलब शिकार करता था, शिकार करना उनका मुख्य पेशा था। उसके द्वारा वह जंगली जानवरों का शिकार करता था। आखेटक के द्वारा जो है वह जंगली जानवरों का शिकार करता था। आखेट मतलब वही शिकारी करना, मतलब शिकार करना होता है। आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार करना। और आखेट का मुख्य जो उनका जो मुख्य कारण था आखेट, वह जो है जंगली जानवरों का शिकार करता था। कई स्थान पर मनुष्य तथा पशुओं के अस्थि पंजर साथ साथ मिले हैं, और कई जगह पे जो है मनुष्य और पशु के जो अस्थि हैं वह एक ही साथ साथ मिले हैं। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मानव तथा पशु के बीच संबंध तो स्थापित हो चुका था, परंतु अभी मनुष्यों को पशुपालन की विधि का ज्ञान न था। मतलब कि क्या हुआ कि मनुष्य जो है मानव के पशु और बीच के संबंध स्थापित हो चुका था, परंतु मनुष्य को पशुपालन की विधि का ज्ञान नहीं था। पशु को कैसे पालने का उनका ज्ञान पूर्व पाषाण कालीन के मनुष्यों को नहीं था। आवास अथवा निवास स्थल कैसा था? अब जो है दूसरी इसकी विशेषता है पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति की कि आवास अथवा निवास स्थल कैसा था। वहाँ के जो मनुष्य थे, पूर्व पाषाण कालीन के संस्कृति के जो मनुष्य थे, उनका आवास अथवा निवास स्थल कैसा था? आवास अथवा निवास स्थान की आवश्यकता का प्रमुख आधार या उद्देश्य आत्मरक्षा से संबंधित रहा है। मतलब कि आवास जो उनका जो निवास स्थान, जब वह लोग आवास बनाकर या निवास स्थान जब कहीं रहने लगा तो उनका एक ही उद्देश्य था कि अपनी आत्मरक्षा से संबंधित रहा है। मतलब कि वह अपनी आत्मरक्षा के लिए जो आवास अथवा निवास स्थल का ढूंढता था। प्रकृति के आश्रय पर रहने वाले मनुष्य के लिए आत्मरक्षा का प्रश्न सर्वोपरि रहा होगा। मतलब कि जो मनुष्य प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता है तो उनके लिए तो सिर्फ जो है वह आत्मरक्षा के ऊपर ही जो है वह आत्मरक्षा के ऊपर ही अधिकतर ध्यान देता था, कि वह बस सिर्फ उनकी अपने आप से मतलब था कि मेरी आत्मरक्षा हो जाए, वही उनके लिए सबसे सर्वोपरि रहा, उनके लिए सर्वोपरि रहा। यह निश्चित है कि इस अवस्था में प्रकृति के विभिन्न प्रकोपों जैसे महाशीत, तीव्र ग्रीष्मता या अतिवृष्टि से वह समन्वय करता रहता होगा। यह निश्चित बात है कि जब प्रकृति में अधिक गर्मी होती थी और अतिवृष्टि मतलब अधिक महाशीत के कारण जब भी रहता होगा तो उनसे उनको जो है अपनी आत्मरक्षा करना पड़ता होगा। आत्मरक्षा के लिए वह आत्मरक्षा की सर्वोपरि भावना से प्रेरित होकर उसने विश्राम आदि के लिए जब किसी निवास की कल्पना की होगी तो उसने वृक्षों, कंदराओं तथा नदियों के कगारों को ही सुरक्षित पाया होगा। जब वह अपनी आत्मरक्षा के बारे में सोचा होगा, जब निवास स्थान के बारे में जब वह लोग सोच रहे होंगे तो जो है वह लोग अधिकतर वृक्षों के ऊपर, नदियों के कगारों मतलब नदी के बगल में आसपास में ही अपना रहना शुरू किया होगा, और वहीं पे जो है वह लोग अपना सुरक्षित रहना महसूस किया होगा। उत्खनन द्वारा जो सामग्री प्राप्त हुई है उनका प्राप्ति स्थान अधिकांशतः पर्वतों, कंदराओं तथा नदियों के कछार पर है, और जो उत्खनन के द्वारा जो सामग्री प्राप्त हुई है उनसे प्राप्त स्थान जो अधिकतर वे लोग कहाँ रहते थे? पर्वत के ऊपर, नदियों के कछारों पर, इन सभी स्थानों पर रहना उन वे लोग जो अधिकतर रहते थे। अतः हमें प्रतीत होता है कि इस काल का मनुष्य या तो घने वृक्षों पर अथवा पर्वत की कंदराओं और नदियों के कछारों में रहता था। अतः हमें प्रतीत होता है कि इस काल का जो मनुष्य था वह घने वृक्षों पर अथवा पर्वत की कंदराओं और नदियों के कछारों में रहता था, नदियों के कछारों में रहता था। तीसरा जो विशेषता है वेशभूषा एवं आभूषण। मतलब कि पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति के जो मनुष्य थे उनका वेशभूषा किस प्रकार का था, उसका आभूषण किस प्रकार का था। तो इस युग के आदि मानव को वेशभूषा एवं आभूषण की कोई जानकारी नहीं थी। मतलब कि जो पूर्व पाषाण कालीन जो संस्कृति के जो आदि मानव थे उनको
आभूषण और वेशभूषा के बारे में कोई जानकारी नहीं था, अतः मनुष्य विशुद्ध नग्न अवस्था में विचरण करता था। जो मनुष्य थे वह जो है नग्न अवस्था में, मतलब कि घूमते रहते थे, विचरण करते थे, बातचीत करते थे, वह नग्न अवस्था में ही। शीत से बचाव का माध्यम उसके शरीर के लंबे लंबे बाल ही थे। मतलब शीत से बचने के लिए, ठंडी के मौसम में जब शीत का मौसम आता था तो उस मौसम में से बचने के लिए उनका जो शरीर का बाल था, लंबे लंबे बाल ही काफ़ी थे। कपड़े या वृक्षों की छाल की बात तो दूर, अभी जो उसमें वृक्षों के पत्तों द्वारा अपने शरीर को ढकने की कल्पना भी उत्पन्न नहीं हुई थी। तो कपड़े और वृक्षों की छाल की तो बात दूर, इस काल के जो मनुष्य थे वह वृक्षों के पत्तों के द्वारा शरीर को ढकने की कल्पना भी नहीं हुई थी। चौथी जो अब विशेषता है, पुरापाषाण काल में भोजन प्राप्ति। मतलब पुरापाषाण काल के जो मनुष्य थे वो अपना भोजन किस प्रकार करते थे। तो इस युग में अभी तक मनुष्य को कृषि कर्म तथा पशुपालन का ज्ञान नहीं था, मतलब नहीं हुआ था। जो पुरापाषाण काल के जो मनुष्य थे वहाँ के जो मनुष्यों को कृषि के बारे में और पशुपालन के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, अतः इसकी खाद्य सामग्री भी सीमित है और यह जो भोजन करते थे इन सीमित रूप में भोजन करते थे तथा उसमें विविधता का पूर्णतः अभाव था। और इनका जो है, और यह जो विविधता, मतलब विविधता जो थी इसके अंदर पूर्णतः इनका अभाव था, इनके ऊपर नहीं था। यह लोग विविधता का इसमें पूर्णतः अभाव था, मतलब कि इन लोगों का विविधता जो बहुत अलग अलग प्रकार का था और इसका बहुत ही अभाव था पुरापाषाण काल के मानव का। आखेट ही जीविकोपार्जन का माध्यम था। और यह लोग जो पुरापाषाण काल के जो मानव थे, यह लोग अपने भोजन के लिए शिकारी पर ही अधिकतर अपना जीवन व्यतीत करते थे। आखेट को ही अपना जीविकोपार्जन का माध्यम था। इससे कई लाभ होते थे। पहला तो पशुओं से छुटकारा मिल जाता था, मतलब कि पहला जो था कि पशुओं से छुटकारा मिल जाता था। जो घूम घूम के जो पशुओं को मतलब कि मारता था, शिकार करता था, उनसे छुटकारा मिल जाता था। दूसरा कि मारे हुए जानवरों के मांस का भोजन तथा इसके हड्डियों से नुकीले हथियार प्राप्त हो जाते थे। जो मारा हुआ जो जानवर था उनके मांस का भोजन भी इनको मिल जाता था और इसके हड्डियों से नुकीले हथियार प्राप्त हो जाते थे। नुकीले हथियार भी इनसे प्राप्त हो जाते थे। आखेट द्वारा पर्याप्त मनोरंजन तथा शारीरिक क्षमता भी प्राप्त हो जाती थी। जो आखेट जो था शिकारी के द्वारा जो है उन लोगों को मनोरंजन भी हो जाता था और शारीरिक क्षमता भी उनके अंदर प्राप्त हो जाती थी। पांचवा जो विशेषता है, आयुध अथवा उपकरण। उनका जो उपकरण किस प्रकार का था, तो जीवन उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करने तथा उनका अनुकूलन करने के लिए विभिन्न आयुधों की आवश्यकता ने मनुष्य का ध्यान ऐसे विभिन्न पदार्थों की ओर आकर्षित किया जो सख्त तथा नुकीले हो। जो यहाँ के जो मनुष्य थे वह उपकरण के रूप में जो है विभिन्न प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता से वह जो है बहुत सारे पदार्थों की ओर आकर्षित किया जो सख्त तथा नुकीले थे। मतलब वह लोग जो अधिकतर सख्त और नुकीले पदार्थों का उपयोग करते थे उपकरण के रूप में। फलतः आयुधों अथवा उपकरण का आविष्कार हुआ और इसके प्रकार क्या हुआ कि उपकरण का भी आविष्कार हुआ। यह इस युग की क्रांतिकारी घटना थी। मतलब उपकरण का जब ये लोग निर्माण किया तो इस युग का एक क्रांतिकारी घटना था। भारत में पूर्व पाषाणकालीन युगीन आयुधों अथवा उपकरणों में उत्तरी तथा दक्षिणी भारत से प्राप्त फलेक प्रधान सोहन प्रणाली तथा कुल्हाड़ी प्रधान मद्रास प्रणाली प्रमुख है। जो भारत में जो उपकरण प्राप्त हुए हैं उनमें जो है जो कि फलेक है जो कि सोहन प्रणाली से आई हुई है और कुल्हाड़ी प्रधान जो है मिला है वह मद्रास में मिला है। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य ने पाषाण को बिना काटे छाटे तथा बिना घिसे पीटे ही प्रयुक्त किया। मतलब कि प्रारंभिक समय में जो मानव थे वह पाषाण मतलब पत्थर को जो है बिना काटे छाटे तथा बिना घिसे पीटे ही प्रयोग किया। जब उसकी कल्पना ने और आगे उड़ान भरी तो उसने इस आयुधों को आवश्यकता अनुसार नाना प्रकार की आकृति प्रदान की। तो जब उन लोगों का जब वो लोग और आगे की कल्पना की तो उन लोगों जो है क्या किया कि अपने आवश्यकता अनुसार नाना प्रकार की आकृति प्रदान की। मतलब कि बहुत अच्छे प्रकार की आकृति प्रदान की तथा उपयोग के लिए अन्य सहजता भी प्रदान की। और अपने उपयोग के लिए जो उनके लिए सहयोग था, जो सहजता जो अच्छी प्रकार की जो उपकरण थे उनको भी प्रयोग अपने प्रदान किया, उपयोग किया।
उपयोग किया। उदाहरण के लिए यदि निवास स्थान को सुरक्षित करने की आवश्यकता हुई तो उसने गोल, चौड़े, ऊंचे तथा लंबे पाषाण खंडों का उपयोग किया। जब वह लोग जो निवास के लिए अपना सुरक्षित स्थान ढूंढा तो उसने गोल, चौड़े, ऊंचे तथा लंबे पाषाण खंडों का उपयोग किया। और यदि आखेट की आवश्यकता हुई तो पेने, लंबे नुकीले पाषाणों का प्रयोग किया। और जब उन लोगों को जो है आवश्यकता पड़ी तो वह लोग जो है लंबे और नुकीले पत्थरों का भी प्रयोग किया। छठा जो विशेषता है उसका सामाजिक जीवन, मतलब कि उनका सामाजिक पूर्व पाषाण कालीन के जो मनुष्य थे उनका सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। तो पूर्व पाषाण कालीन के मनुष्यों का जो है सामाजिक जीवन सहज, सादा तथा साधारण था। पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहने के कारण आवश्यकताएं सीमित थी। मतलब कि पूर्व पाषाण काल का जो मनुष्य था उनका सामाजिक जीवन सहज था और साधारण था, और प्रकृति पर निर्भर रहने के कारण उनकी जो आवश्यकता थी वह बहुत ही सीमित थी। आखेट उसका मुख्य उद्यम होने तथा कृषि एवं अग्नि से अनभिज्ञता के कारण मनुष्य प्रायः अलग अलग रहता था। मतलब कि कृषि और आग का ज्ञान नहीं था, इनके कारण मनुष्य जो है प्रायः अलग अलग रहता था, मतलब दूर दूर रहता था। आखेट जो उनका मुख्य पेशा था, मतलब आखेट करना मतलब शिकार करना उनका मुख्य पेशा था। सहयोगी की अपेक्षा ही संगठित सामाजिक को प्रेरणा दे सकती थी। मतलब कि सहयोगी की अपेक्षा ही उनका जो है सामाजिकता को प्रेरणा दे सकती थी। इस काल में मनुष्य से ही भय था। इस काल में जो लोग रहते थे, लोग जो है मनुष्य से ही डरते थे। अतः आदि मानव का जो सामाजिक जीवन बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में था, और जो आदि मानव का जो सामाजिक जीवन था वह बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में था, शुरुआती दौर में था। निर्बल या छोटे जानवर का शिकार करना तो सरल था तथा यह काम एक व्यक्ति भी कर सकता था, परंतु जब किसी विशाल जंतु से सामना होता होगा तो संभवतः कई मनुष्य उसमें सहयोगी करते होंगे। मतलब कि जब जो वहाँ के जो मनुष्य जब छोटे जानवर का शिकार करता होगा तो जो है वह लोग किसी एक व्यक्ति की तभी ज़रूरत होगी, लेकिन जब कोई बड़े जानवर का जब सामना होता होगा तो मनुष्य जो है एक साथ सहयोग करते होंगे। इसी समूह में रहने तथा सामूहिक रूप से कार्य करने की भावना ने जन्म लिया। जब ये लोग जो है एक साथ जब किसी बड़े जानवर को जब मारते थे तो वहीं से उनके मन में जो है सामूहिक रूप से कार्य करने की भावना ने जन्म लिया। अब वे दूर दूर पेड़ों या कंदराओं में रहने की अपेक्षा आसपास 2 या 3 के समूहों में रहने लगे, और इस प्रकार वे लोग जो है जो पहले दूर दूर पेड़ों में रहते थे और कंदराओं मतलब कि पर्वतों के ऊपर भी रहते थे, तो उनसे वह लोग जो है उसके बाद वह लोग क्या हुए कि एक साथ रहने लगे, समूह में रहने लगे। पहले वे निर्वस्त्र में रहते थे, परंतु समूह में रहने के कारण उनमें लज्जा जैसी भावना का जन्म हुआ। पहले तो वे लोग जो है बिना वस्त्र के रहते थे, लेकिन परंतु जब समूह में रहने लगे तो एक लज्जा होने की वजह से वो उन लोगों को जो है वह लोग जो है अपनी भावना को उन लोगों का भावना का जन्म हुआ, और वे लोग वृक्ष की छाल, पत्ते या पशुओं की खाल से शरीर ढकने लगे। जब उन लोगों के अंदर लज्जा आने लगी समूह में रहने के कारण, तो वह लोग जो है वृक्षों की छाल, पत्ते या पशुओं की खाल से शरीर को ढकने लगे। उसके बाद मनुष्य की जो प्राकृतिक प्रवृत्ति वंश वृद्धि है, अर्थात अपनी संख्या में वृद्धि करना, और वह लोग जो अपने संख्या में वृद्धि करने लगे। समूह में रहकर उसने सम्मिलित रूप से आखेट करने के महत्व को समझा, और जब वे लोग जो है समूह में रहने लगे तो वे लोग जो है सब मिल करके जो है शिकार करने को महत्व को समझा। प्राप्त सामग्री को बांटकर खाना प्रारंभ किया। जो सामग्री थी उन लोग को खाने के लिए वह लोग जो सब मिल बांटकर खाने लगे। सामूहिक रूप से कार्य संपादन तथा उदरपूर्ति आदि मानव की प्रथम सामाजिक दशा थी। जो सामूहिक रूप से जब वे लोग कार्य करते थे तो वह लोग जो आदि मानव जो थे वह पूर्ण रूप से सामाजिक दशा थी, और वही जो है उन लोगों का एक सामाजिक दशा थी। सातवां जो उनका धार्मिक जीवन किस प्रकार का था, पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति की। तो इस विषय में कोई ऐतिहासिक सामग्री या प्रमाण अभी तक अपर्याप्त है। मतलब कि धार्मिक जीवन किस प्रकार का था पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति, तो इसके बारे में ऐतिहासिक सामग्री किसी प्रकार का भी परिमाण नहीं मिला है, जिसके आधार पर हम पूर्व पाषाण युगीन मनुष्य की
पूर्व पाषाण युगीन मनुष्य की धार्मिक अवस्थाओं एवं विश्वासों का अनुमान लगा सके। और इसके बारे में हम लोगों को कोई ज्ञान नहीं है कि इनके बारे में कि ये लोग धार्मिक जीवन इन लोगों का कैसा था, कि किसको मानते थे, इनके बारे में कोई जो है कोई भी सामग्री या कोई प्रमाण नहीं मिला है। विश्वास, प्रेम, घृणा जैसी भावनाएं अभी तक अजन्मी थी। मतलब इन लोगों को प्रेम क्या होता है, घृणा क्या होता है, इन सब के बारे में इन लोगों के अंदर यह सभी चीज़ें जन्म नहीं हुई थी। मनुष्य पूर्ण रूप से स्वावलंबी तथा उसके समस्त कार्य स्वयं उसकी क्षमता पर निर्भर था, और वे लोग जो है अपने आप पे निर्भर रहते थे। प्रकृति की लीलाओं में वह चमत्कार अवश्य देखता था। जो प्रकृति में जो चमत्कार होते थे, मौसम का बदलना, वे लोग जो है उन लीलाओं को जरूर देखते थे, परंतु इस लीला के पीछे कौन है, तो यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में नहीं उपजा था। मतलब कि यह लोग जो है यह प्रश्न तो जरूर उठता था कि यह प्रश्न था कि इस लीला के पीछे कौन है, जो प्रकृति जो बदल रहा है इसके पीछे कौन है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में नहीं उपजा था, आदि मानव के मस्तिष्क में यह प्रश्न नहीं उपजा था। अतः पूर्व पाषाण युगीन मनुष्य में धार्मिक विश्वासों का जन्म नहीं हुआ था। जो पूर्व पाषाण युगीन जो मनुष्य थे उनके अंदर धार्मिक का विश्वास का जन्म नहीं हुआ था, उनके अंदर धार्मिक जीवन, धार्मिक विश्वास जन्म नहीं लिया था। हमें अभी तक उस काल की कोई मृतक समाधि प्राप्त नहीं हुई है, और जो है हमें जो है हम लोगों को उस काल की कोई मृतक समाधि प्राप्त नहीं हुई। अतः प्रतीत होता है कि सबको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, और ऐसे प्रतीत होता है कि उस समय के जो लोग थे वह लोग जो है सबको, मतलब शरीर को उसी प्रकार छोड़ दिया जाता था। संक्षेप में कहा जा सकता है कि दैनिक जीवन की कठोरता से पूर्व पाषाण कालीन युगीन मानव को मनन तथा चिंतन के अवकाश ही नहीं दिया। मतलब कि जब मनुष्य जो थे उनका जो दैनिक जीवन था बहुत ही कठोर था, और पूर्व पाषाण कालीन मानव को मनन तथा चिंतन के अवकाश, मतलब उन लोगों को समय नहीं मिलता था चिंतन मनन करने की। परंतु अनुमान के आधार पर हम इतना तो अवश्य ही कह सकते हैं कि प्रकृति की विनाश लीला सम्मुख होने पर मनुष्य में भय का संचार अवश्य ही होता होगा। तो इतना तो जरूर अनुमान लगा सकते हैं कि प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा था, गर्मी, सर्दी, यह सभी अनुमान जो मनुष्य के अंदर जो है इन सभी चीज़ों का तो डर तो जरूर था। प्रकृति को सर्वोपरि मानकर मनुष्य मुख भाव से हृदय में प्रकृति से आशा जनित सुरक्षा की याचना करता होगा। तो ऐसा लगता है कि प्रकृति के ऊपर जो वहाँ के जो मनुष्य थे, प्रकृति को सर्वोपरि मानकर, जो प्रकृति को ही अपना सर्वोपरि मानकर वे लोग मनुष्य जो थे प्रकृति से आशा करते थे कि सुरक्षा की याचना करते होंगे। मतलब कि वह लोग जो अपनी सुरक्षा के बारे में याचना करते होंगे। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि इस काल का मानव अपने प्रारंभिक अवस्था में था। इस काल का जो मानव था उसका जो जीवन था वह प्रारंभिक अवस्था में था। वह जंगली एवं बर्बर जीवन व्यतीत करता था। मतलब वह लोग जो है जंगली जीवन व्यतीत करता था। मतलब कि जंगली जीवन मतलब घूम घूम कर जंगली जीवन व्यतीत करता था, और उनका जो जीवन था पूरी तरह से पूर्ण रूप से बर्बर जीवन था। उसका रहन सहन, भोजन, वस्त्र एवं आभूषण उपकरण अत्यंत निम्न कोटि का था, और वह जो है जिस प्रकार का रहन सहन था और उसका जो भोजन था वह बहुत ही निम्न कोटि का था। लेकिन यह सब होते हुए भी पूर्व पाषाण युगीन संस्कृति को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह इस प्रकार का होते हुए भी जो ये पूर्व पाषाण युग जो है यहाँ की संस्कृति को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रागैतिहासिक दृष्टि से इस संस्कृति का अपना विशिष्ट महत्व है। प्रागैतिहासिक अगर दृष्टि से देखें तो इस संस्कृति का अपना एक विशिष्ट महत्व है, जिनका ज्ञान हमें उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर होता है, और जिनका ज्ञान हमें ऊपर जो दिया हुआ जो विशेषता है उनके आधार पर होता है। अतः एक वाक्य में यदि हम इस संस्कृति के संदर्भ में कहें तो प्रत्येक सभ्यता अथवा संस्कृति की विशेषताएं अपने युग के इतिहास जानने का सर्वोत्तम माध्यम होती है। जो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस संदर्भ में कह सकते हैं कि जो सभ्यता और संस्कृति की जो विशेषता है इस युग की, तो इतिहास को जानने के लिए एक सर्वोत्तम माध्यम होती है। इस युग के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, और इस युग का जो है इस युग से हमें मुख्य रूप से जो है सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन पर एक पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।